Welcome back everybody to Club 40 with myself Dr. Muzna Ibrahim. हम ब्रेक पे से जाने से पहले हम बात कर रहे थे माइक्रो फ्रैक्चर्स के बारे में, हम बात कर रहे थे हिप फ्रैक्चर के बारे में, और जाने से पहले एक्चुअली ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि 1/3 of the patients who suffer hip fractures सर्जरी के बाद 1 साल के अंदर अंदर वो कॉम्प्लिकेशन से फौत हो जाते हैं. और ये क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं ये डॉक्टर्स खुद नहीं जानते कि ऐसा क्या हो जाता है जो हिप फ्रैक्चर के पेशेंट्स में इट इज़ अ कॉज ऑफ डेथ फॉर देम. तो माइक्रो फ्रैक्चर्स पे आपको ले जाऊं पीछे या हिप फ्रैक्चर से कंटिन्यू करना चाहते हैं? देखें दोनों चीज़ें, क्योंकि माइक्रो फ्रैक्चर हिप फ्रैक्चर का एक हिस्सा है. वो माइक्रो होते पहले होते हड्डी जो है ना कमजोर होती चली गई. माइक्रो फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता. ठीक है. आम हालत में आप देखें, एक ग्रैनी है आपकी, वो लोग कह रहे हैं कि जो है ये झुकती चली जा रही है, हालांकि उनको कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बेंड हो रही है उनकी कमर आहिस्ता आहिस्ता. दिस इज द माइक्रो फ्रैक्चर. हो क्या रहा है कि कमर के मोहरे आहिस्ता आहिस्ता दब रहे हैं और हम इसको कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया. राइट, मैं कभी यही बात कर रही थी. और माइक्रो फ्रैक्चर की जो आप बात कर रहे हैं दैट्स टू डेंजरस, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चल रहा, जो ह्यूमन है उसको पता नहीं चल रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बिल्कुल कमज़ोर कर रहा है. तो दैट्स वेरी डेंजरस. हाँ, तो ये कि हम उसको कहते रहे जी अब क्या हो गया, अब तो ये तो उम्र का तकादा है. उम्र का तकादा नहीं है, ये उनकी हड्डी दबती जा रही है, आपको उनके कद छोटे हो जाते हैं. एज के अंदर अगर आप देखें तो वो जो है वो पहले लंबी थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई कद के अंदर. तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. ये इन तमाम चीज़ों की अब हमें अफसोस इसलिए होता है क्योंकि इसकी प्रिवेंशन मौजूद है. अगर आप उसको पहले से कर लें तो ये चीज़ें ना हो, नौबत ना आए. क्यों? अगर आप देखिए एक वहाँ पर हेनरी क्लिंटन को वाइफ को देख लें या किसी और को देख लीजिए, आप वहाँ पर जो है वो तो एक यंग फिट नज़र आ रही है उस एज के अंदर. उसी एज की आप अपने यहाँ की खातून को वैसे माशाल्लाह काफ़ी. हाँ, that's true, she's of the age. यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको देखें कि वो सीधा कमर स्ट्रेट आप वो कर देखें. आप उनकी एज ग्रुप को देखिए, वहाँ के दूसरे उनको देखिए, तमाम. इसकी वजह सारी ये है कि अवेयरनेस है, वो जानते हैं. अब हम उनको अपनी कौम को हम बतलाने की कोशिश कर रहे हैं. But learn the best ना. हम वेस्ट से जो इतना इंस्पायर होता है, आई से लर्न द बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट एज वेल. सर, ये जो आप बता रहे हैं कि कमर जो झुकती जाती है और हम कहते हैं उम्र का तकाजा है, एक्चुअली हो क्या रहा है अंदर? माइक्रो फ्रैक्चर्स हो रही हैं, कंप्रेशंस हो रही हैं और स्पाइन जो है वो बेंड हो रहा है. इसका क्या कॉम्प्लिकेशन है? इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि क्या होता है कि आगे से सारे जितनी भी नर्व्स हमारी निकल रही हैं, ये कह लीजिए कि पूरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपके जिस्म की वो मोहरों से पीछे कमर से निकल रही है. और फिर अब वो दबते जा रहे हैं तो वो नसों को दबाते रहेंगे. और फिर अब मरीज आता है, कहता है कि मेरे टांग सुन हो रही है. ठीक है, उसको अब आप उसको जो है ना आप कहते हैं कि भाई ये सुन क्यों हो रही है, फिर आप देख कर बताते हैं जी असल वजह ये है कि पीछे से मोहरा दब गया है. जो मोहरा दबा है इस वजह से जो है ना वहाँ से निकलने वाली नस दब रही है, उस पर प्रेशर आ रहा है. अब अमूमन क्या होता है कि इस एज के अंदर आप ऑपरेशन भी नहीं कर सकते. अगर यंग पेशेंट के अंदर ये नौबत आती है तो वो अमूमन किसी इंजरी की वजह से आती है, तो उसको आप ऑपरेट कर उसको फिक्स कर या कुछ भी कर देते हैं. फिर दूसरी तरफ से जैसे आपने मेरा बताया था कि जी मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के हिसाब से, जॉइंट्स आप नी जॉइंट वगैरह कह लीजिए, क्यों होते हैं कि घुटने ख़राब होना शुरू हो गए, इसमें माइक्रो फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं. हड्डी की सरफेस एक बराबर सरफेस होनी चाहिए. 2 हड्डियां हैं जो मिलकर जॉइंट बनाती हैं नी जॉइंट. तो ये अगर एक लेवल होंगी तब तो चलेगा. अगर उसके अंदर नीचे वाली हड्डी में माइक्रो फ्रैक्चर शुरू होगा तो वो बैठती चली जाएगी. जब वो बैठेगी तो फिर इंजीनियरिंग बोलूँगा मर्दाना वाली आप कहेंगी बात कि अलाइनमेंट उसका ख़राब होगा, अलाइनमेंट आउट होगा, आर्थराइटिस हो जाएगा. जब आर्थराइटिस होगा तो फिर हम कहेंगे जॉइंट रिप्लेस कराएं. जैसे मैंने एक मरीज़ को कहा जॉइंट रिप्लेस करा लें, एक्सपेंसिव है. तो वो निकलते हुए अपनी वालदा से कहने लगा कि अम्मा गाड़ी लोगी या जोड़ बदलवाओगी. तो अगर इसका प्रिवेंशन पहले कर लेते तो फिर ये नौबत ना आती. हम जिस तरह बात कर रहे हैं, जिस तरह कैजुअली बात कर रहे हैं और ऐसी एग्जांपल्स जो हम आपको दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि हमें बात समझ में आए. और जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन थिंग्स टू आवर पेशेंट्स. वाओ. सो ओके, ये जो आपने एग्जांपल दिया इसका मतलब है जो पेशेंट है उसको ऑस्टियोपोरोसिस था,
लेकिन क्योंकि माइक्रो फ्रैक्चर्स होते 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 अब जॉइंट में खराबी हो गई और ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया उसको। मतलब दैट्स लाइक 2 in 1, दैट्स हाँ, तो अब ये क्या है, अब दोनों चीज़ें हो गई। अब उसका क्या होता है कि जब वो हमारे पास आता है तो हम उसका जॉइंट तो रिप्लेस इसलिए करते हैं कि उसका अलाइनमेंट सीधा करके उसे खड़ा कर दें, लेकिन साथ साथ फिर हम उसके ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं कि हमारा लगाया हुआ जॉइंट ना दबना शुरू हो जाए उस हड्डी के अंदर। ओह गॉड। तो ये कि बहुत कॉमन चीज़ है। आई एम गोना कम बैक टू द हिप। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आपने एक इतना फुल ऑन डेटा या स्टेटिस्टिक हमें दिया कि 1/3 ऑफ ऑल ऑफ द पेशेंट्स डाई, ये डाई वाले वर्ड से पहले क्या होता है वो तो आप मुझे बताएं। भाई देखें, उससे पहले क्या है कि हमने जैसे अगर मरीज को चलवा नहीं सक रहे हैं, अगर बहुत से मरीज आते हैं वो कहते हैं नहीं जी अब तो मेरी अम्मा जो है ना, हम उनको कहते हैं देखें अनफिट है, सब कुछ है, लेकिन सर्जरी करना इसलिए ज़रूरी है कि इसको बिस्तर से उठा सकें। ओके, ठीक है, हम बिल्कुल उनसे हाई रिस्क कंसेंट इवन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्जरी नहीं करवाते? बहुत से ऐसे आते हैं जो कि कह देते हैं कि नहीं, वो दोनों वजूहात से कहते हैं, फाइनेंशियल रीजन से भी कह सकते हैं, या तो अनफिट है, या ये कि वो नहीं अनफिट, तो अनफिट के अंदर तो हम कहते हैं कि भाई देखें आप हाई रिस्क कंसेंट हमें दीजिए कि एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन इनके लिए सर्जरी होना ज़रूरी है, तो हम इसको करेंगे। फिर भी कुछ लोग हैं जो आपके एडवाइस जो नहीं करवाते। अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देखें लाइफ ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, आपको नहीं, किसी को नहीं पता कि कौन कितना जिंदा रहेगा, चाहे अनफिट पेशेंट है। अब वो अगर बेड पे लेटा हुआ है, करवट भी नहीं दिला सक रहे फ्रैक्चर की वजह से, तो उसके पीछे कमर पे प्रेशर सोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। प्रेशर सोर्स क्या होता है कि स्किन कटना शुरू हो जाती है, उसमें जख्म बनता है, गहरा होता है और गहरा होता है, अंदर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, और बहुत सारे प्रॉब्लम। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन होकर नमूनिया हो जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि जी इसलिए आपको ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, ताकि इसको हम मरीज़ को अगर इवन चल भी नहीं सकता है, व्हील चेयर पे कम से कम बिठा कर मोबिलाइज तो बिठा सकें। अब टूटे हुए हिप के साथ तो आप ना उसको करवट दिला सकेंगे, ना आप उसको बिठा सकेंगे। महक, आई एम गोना कम बैक टू यू नाउ। हमने बात की थी आपकी फिटनेस की राज की, बताएं राज क्या है? फिटनेस कोई खास रिजीम, कोई खास लाइफस्टाइल पैटर्न? बिल्कुल, और मैं तो आपको ये बताना चाहूँगी कि यू नो यू शुड बी एक्टिव। अपनी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठें, अर्ली राइज, तो आपको पता है कि जो भी सुबह उठते हैं तो उन लोगों के डार्क सर्किल नहीं होते और बहुत सारी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है जस्ट टू डू वर्क। और उसमें फिर आपका ये कि डाइट अपनी कंट्रोल रखें। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपने डॉक्टर साहब, मैं इसी में एक सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा था, यू वर टॉकिंग टू हिम, और मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन बिकॉज आप दोनों बात कर रहे थे तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये सारा जो झगड़ा है, लाइक बोन्स वीक होती हैं और फिर मेजर अगर कोई चीज़ हो जाती है, वो तो इट हैपन, उसके लिए तो ऑपरेट करवाना ही पड़ता है, लेकिन अगर बोन्स में एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है तो हाउ कैन वी कंट्रोल? लाइक हमें कैल्शियम लेना चाहिए उसके लिए, या हमें कोई मेडिसिन जो डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए? मैं वही बात कर रही थी मुस्ना से कि लाइक इसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। That's what we're doing. और आप में स्पिरिट होनी चाहिए जस्ट टू मेक योरसेल्फ फिट। आपको पता होना चाहिए, और जब आप फिट होते हैं तो आपको इंटरनली एहसास होता है इस चीज़ का, आपका हंसने को दिल चाहता है, आपका कुछ काम करने को दिल चाहता है। Happy person is a healthy person. और सम टाइम जब आप बस लेटे रहेंगे, आपने टीवी देख लिया या कंप्यूटर के आगे बैठे रहेंगे, तो वो भी इट मेक्स यू थोड़ा सा लेजी बना देता है, lethargic वगैरह। That's true, that's true. You should do exercise or you should have some proper जैसे कि आप योगा करती थी। मैं बिल्कुल जी। That's good. I'm going to continue the hip fracture, doc. अब उन लोगों के बारे में हमने बात की जिन्होंने नहीं करवाया for whatever reason. अब आपने किसी का एक सक्सेसफुल, मतलब बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और कोमॉर्बिडिटीज़ भी इस कंट्रोल में आ गई, अब क्या? हिप फ्रैक्चर के बाद की काउंसलिंग मुझे दें आप। अब देखें इसके अंदर क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि हिप फ्रैक्चर दो तरह के हैं। एक तो वो है जिसके अंदर गोला हमने बदल दिया, उसमें तो हम मरीज को फौरन उठाकर चलाना शुरू कर देते हैं, उसको बताते हैं, सिखाते हैं। शुरू के अंदर वो वॉकर फ्रेम पकड़कर चलते हैं, ठीक है, फिर बाद में स्टिक के ऊपर, और अल्टीमेटली अगले 2-3 हफ्ते के अंदर वो तमाम चीजें छोड़कर चलने लगता है। ठीक है। और एक वो है जिसके और सही चलते हैं या लिम्प के साथ? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है सब सही चलते हैं जिसके साथ वो होता है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर।
اب دوسرا وہ گروپ ہے جس کے اندر اس کے گولا مطلب ٹائپ آف دا فریکچر ایسا ہے جس میں ہم اس کے گولے کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہم پلیٹ اسکرو لگاتے ہیں اس میں, لیکن ہم ہڈی کے جڑنے کا انتظار کرتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے پیر پہ وزن ڈلوائیں. اور یہ کتنا ٹائم ہے؟ یہ تقریباً 3 مہینے کا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مریض چلنے لگتا ہے اس کے ساتھ واکر فریم پکڑ کر دوسری ٹانگ کے اوپر. عموماً وہ شروع کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کیسے چلیں یہ کر کے. میں تو ہنس کر کہتا ہوں کہ بھائی 4 پیر آپ کو اور ساتھ میں دے دیے, اب آپ 5 پہ چلیے, 6 پہ مت کیجیے. تو کیونکہ ایک تو آپ کا آلریڈی صحیح ہے اس کے اوپر کر اور دے ڈو مینیج, اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کر لیتے ہیں. لیکن جب تک ہم بیچ میں پھر ایکس ریز وغیرہ کرا کر آؤٹ پیشنٹ کے اندر دیکھتے رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جب کنڈیشن ایسی آتی ہے ہم ان کو الاؤ کر دیتے ہیں ویٹ ڈالنا. اور آسٹیوپروسس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. آسٹیوپروسس کا ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ شروع کر دیا جاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا ہم فوراً ان کا اسٹارٹ کرتے ہیں ان کو اسی اس کے اندر, تاکہ یہ کہ ان کو جو ہے نا یہ آئندہ جو مزید ہونے والے فریکچرز ہیں ان سے بچا سکیں. مطلب مزید ہونے والے, آپ دوبارہ سے مجھے سوال کرنے پہ مجبور کریں. اس کا مطلب ایک دفعہ فریکچر ہونے پہ بات اور کہانی ختم نہیں ہوتی, دوبارہ فریکچر ہو سکتا ہے. بالکل, یہ تو ایک ہڈی تھی جس کی کہانی ختم ہو گئی, جس میں تو بہت سارے اور ہڈیاں ہیں نا, اور ہڈیاں ان کی کہانی تو روکنی ہے نا. یہ تو ظاہر سی بات ہے, اس کو تو ہم کہیں گے ہمیشہ. جیسے میں نے کہا کہ سب سے چھوٹا فریکچر جو ہوتا ہے ریسٹ کا فریکچر ہوتا ہے جس کے ساتھ آتا ہے. لیکن یہ تو اب بندہ چلتا پھر رہا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اب کمپلیکیشنز کہاں آئیں گی؟ اب تو نہیں آئیں گی نا کمپلیکیشنز. اب دیکھیں اب اس کے اندر کمپلیکیشن وہ والی نہیں آئیں گی جو میڈیکل دوسری کمپلیکیشن کے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک یہ کہہ لیجیے ڈیزیز جو ہے سیلف آسٹیوپروسس موجود ہے تو وہ تو دوسرا فریکچر کر دے گی نا. بہت ساری کہانیاں ہم نے آج چھیڑ دی. کہانی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو ضرور دوبارہ بلاؤں گی. سو یو ہیو ٹو پرومس that you will be back on the show. That's about all we have time for today. So I'm going to say thank you to you, Mehak, and I'm going to say thank you to you, Doc Saab. And before we leave اور break پہ جانے سے پہلے میں بھی آپ کو لے کر جاؤں گی پاکستان ریلوے ہاسپٹل راولپنڈی to meet a consultant orthopedic surgeon, Dr. Suhail Iqbal Sheikh. Let's see what he has to say. کیونکہ بڑھاپے کی عمر ہو اور اس میں فریکچرز ہو جائیں تو وہ اس کا علاج پھر کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے اور لمبا ہو جاتا ہے, اور مریض کے لیے کئی دفعہ لائف تھریٹننگ بھی ہو جاتا ہے. جس طرح کے ہپ کے فریکچرز جو ہیں جو بہت کامن ہیں اس میں, اس قسم کی بیماری میں آسٹیوپروسس میں, انٹرا کیپسولر فریکچرز آف دا ہپ اور ایکسٹرا کیپسولر فریکچرز آف دا ہپ, وہ بغیر آپریشن کے پھر ٹھیک نہیں ہوتے. اگر ان کا آپریشن نہ کیا جائے بڑھاپے کی وجہ سے تو اس میں دوسری کمپلیکیشنز آف اموبلائزیشن کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں جو کہ مزید خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آسٹیوپروسس کا علاج سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. سب سے پہلے تو اس کو بچانا چاہیے کہ کسی کو آسٹیوپروسس نہ ہو, خاص طور پہ پیری مینوپوزل ایج میں. ان کا ڈائٹ کا خیال, ان کو ایکسرسائز, یہ سب اس کا خیال رکھنا چاہیے. پھر دوائیاں استعمال کرنی چاہیے تاکہ یہ بیماری ہو نہ سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. تو جب اگر یہ خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر ہڈیوں کی پریونشن, اس کے ٹوٹنے کی پریونشن بھی کرنی چاہیے, اور اس کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے.